गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं सीए जितेंद्र चतुर्वेदी, चेयरमैन ऑफ द मथुरा ब्रांच। आज की इस वेबिनार में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर और मॉडरेटर, साथ ही सीआईआरसी के एक्टिव वाइस चेयरमैन अतुल मल्होत्रा जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। साथ ही हमारे आज के स्पीकर अशोक सेठ जी, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हम लोग के लिए टाइम निकाला, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मथुरा ब्रांच कमेटी के वाइस चेयरमैन संजीव अग्रवाल जी, सेक्रेटरी अनुराग खंडेलवाल जी एवं ट्रेजरर सुनिंदा खंडेलवाल जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर राजकुमार अग्रवाल जी और इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी मेंबरों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मथुरा ब्रांच के सभी मेंबरों से एक अपील भी करता हूं कि जो आज का टॉपिक है वो आने वाले टाइम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी मथुरा ब्रांच के मेंबर 2 घंटे पूरी सिंसियरिटी के साथ में इस वेबिनार का बेनिफिट लें, ताकि आने वाले टाइम में इसका हम भरपूर उपयोग कर सकें और हमसे गलतियां कम से कम हों। इसके साथ ही मेरा अनुरोध हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर, साथ में मॉडरेटर अतुल मल्होत्रा जी से कि मथुरा ब्रांच के लिए 2 शब्द कहें और आगे की कार्रवाई को संभालें। धन्यवाद। Thank you, the young and dynamic chairman of Mathura branch and the entire team as well, and very respected Ashok Seth ji. He is always as our mentor, our guide, and Jiten ji, and the chairman Sanjeev bhai, Anurag ji, in Sunandana ji is also there. I'm able to see Rajkumar ji's immediate past president, past chairman, and my seniors, my friends from the religious place Mathura as well as Vrindavan. A very good afternoon to all of you. First of all, I am fortunate enough to be with all of you this afternoon for a very important topic, and for and having such a learned and senior person from our fraternity, from our own city Lucknow. So चेयरमैन सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ 2 मिनट में अपने कुछ आईसीआई के बारे में बात कर लूं। चेयरमैन सर, चतुर्वेदी आईसीआई के विषय में बात कीजिए सर। जी, thank you. Before coming on the topic, so friends, from last few months, we are in touch with our president, our vice president, and entire team of our central council member and the staff. And as per the vision of our president, we have to visualize that what is the focus area of our ICI, especially our president, and what is his vision for 20 to 25. So I am just giving you some information regarding the data of our practicing chartered accountants. Then I will pray you all that you just analyze after this program where we are and what changes we need to be needed for our growth, for our upliftment, for completing the vision to compete with the global challenges as well. So as on 1st April 19, said sir, there were 81,000 practicing firms, and out of that 72% firms were having proprietorship firms, and
firms having less than 4 partners were 96%, and 10 plus firms जो 10 से ज्यादा पार्टनर वाली फर्में थी वो सिर्फ थी 0.7%, meaning thereby that in whole India 99.3% firms were we can say small and medium firms. And just think whether the sharing of the professional fee or professional remuneration, क्या वो इस रेशियो में जो बचता है वो हम लोगों को शेयर होता है 99% लोगों में? आंसर इज नो, वो बहुत कम परसेंटेज है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टैक्स ऑडिट फी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जीएसटी ऑडिट और इनकम टैक्स प्रैक्टिस. I am talking about the big corporation and the government audit and semi-government and corporation and the listed companies and all these things. So bigger picture के लिए क्या करना है वो जाना चाहिए, और उसी को देखते हुए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं. और अभी 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो बहुत अवेटेड थी, बहुत लंबे समय से जो पेंडिंग थी, उनके बारे में चर्चा हो रही है, जो अभी बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाली है. फर्स्ट थिंग इज MDP, मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म. बहुत समय से लोग सोच रहे थे हम लोग कि कुछ ऐसा हो कि क्यों ना हमारे साथ कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, एडवोकेट्स, इवन आर्किटेक्ट के साथ मिलके हम लोग कुछ अंडर डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस के तहत हम लोग पार्टनरशिप करें और अपने कार्य क्षेत्र को बहुत बड़ा करें. तो बहुत जल्द उस पर वर्किंग हो रही है और हमें लगता है कि बहुत जल्द कुछ अनाउंसमेंट होने वाले हैं. इसके साथ साथ ही जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, वेरी फ्यू ऑफ अस आर नोइंग अबाउट द नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, और उस पर हम लोग बहुत कम परसेंटेज में लोग अमल कर रहे हैं. और अभी उसमें जो कुछ खामियां हैं या जो कुछ सजेशंस आए हैं उस पर काम हो रहा है और बहुत जल्दी वो भी अनाउंसमेंट होने वाले हैं. इसी तरह से इंस्टीट्यूट ने परमिट किया है कि नेटवर्किंग मीट परमिट कर दी है, जो कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगी. सपोज कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है और हमारे संजीव अग्रवाल जी ये चाहते हैं कि हम वहां पर अपना एक स्टॉल लगाएं और हम लोगों से वहां पर बताएं, जयपुर में हो रही है, पूना में हो रही है, चेन्नई में हो रही है, तो हम वहां पर लोगों को बताएं कि मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है सर. अच्छा ओके, अच्छा मुझे लगा आ रही है. तो अच्छा ओके, थैंक यू. तो वहां पर स्टॉल लगा के हम अपने को ये बता सकते हैं कि हम ये सर्विसेज कर रहे हैं और हमें इन शहरों के लिए, हमें पूना के लिए, चेन्नई के लिए, गोरखपुर के लिए हमें नेटवर्किंग फर्म से पार्टनरशिप चाहिए. तो वो एक ये अलाउ कर रही है इंस्टीट्यूट ऑफिशियली. सो हमको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा. और जैसा कि हम लोगों को पता है, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी कमेटी ऑफ मेंबर्स इन प्रैक्टिस ने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं फॉर अवर मेंबर्स in practice, and few of them are also for the members who are in job. Likewise, I am just narrating very quickly. जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से हमारा क्रेडिट कार्ड का टाइप, इट इज अ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड. कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और बहुत सुंदर सा उसमें सीए का लोगो भी बना हुआ है. और हम लोगों को उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए अतुल मेहरोत्रा, सीए जितेंद्र चतुर्वेदी जी भी लिखा हुआ है. ऐसा कार्ड है. अनसिक्योर्ड लोन, भगवान ना करे कि कभी लोन लेना पड़े हमें और आपको, लेकिन जरूरत की वजह से, कोई हार्ड कैश क्रंच की वजह से अगर कोई जरूरत पड़ती है हमारे मेंबर्स को, तो एक बहुत अच्छी कंपनी से टाइप हुआ है. 9.9% पे रिड्यूसिंग बैलेंस पे अनसिक्योर्ड लोन, जिसमें कि कोई चार्जेस नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कहीं आपको जाना नहीं है, कोई गारंटी नहीं देनी है. बहुत बढ़िया है. और मैं आपको बता दूं कि अभी 10 दिन पहले तक की मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 125 करोड़ रुपया डिसबर्स हो चुका था अपने मेंबर्स को. 125 करोड़ इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ आई थिंक अराउंड 1 मंथ. हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म प्लान LIC के साथ में है, जिसमें कि स्पाउस को भी 5 लाख के लिए अलाउ कर दिया है. और हमारे मेंबर्स का एक सवाल रहता है कि ये लिमिट बहुत कम है टर्म इंश्योरेंस की, तो निगोशिएशंस आर गोइंग ऑन. वेरी सून आवर ICI इज ट्राइंग, ये लिमिट 50 लाख 1 करोड़ जो भी मैक्सिमम हो जाए, LIC से बात चल रही है, बहुत जल्द हमें अच्छी खबर मिलने को मिलेगी. इसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस है, हम अपना भी कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का भी कर सकते हैं, और 20 लाख रुपए तक अपना कर सकते हैं, 10 लाख रुपए तक पेरेंट्स का भी करा सकते हैं. हाउस होल्ड इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, वेरी वेरी रीजनेबल रेट्स पे है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए MOU साइन हुआ है. और ये सारा का सारा
न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ में है। और इसी तरह से एक प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस है, जो कि आज के समय को देखते हुए ये मत सोचिए कि मथुरा छोटी शहर में क्या जरूरत है इंडेमनिटी इंश्योरेंस की, लेकिन जिस तरह की प्रैक्टिस में हम लोग इन्वॉल्व हैं, जिस तरह से लॉ है, जिस तरह से हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर कुछ सवाल या क्वेरीज होती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी ओपिनियन है, कहीं कंसल्टेशन में है, कोई हमारे ऊपर बात आती है, तो एटलीस्ट फाइनेंशियल बर्डन से हम बच सकते हैं। सो वी हैव टू गो थ्रू दिस इंडेमनिटी इंश्योरेंस एज वेल। 5 करोड़ रुपए तक करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ऑफिस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। उसमें लीगल कंप्लायंस है, सेक्रेटरियल कंप्लायंस भी है कि सारा आरओसी की कंप्लायंस भी कब होनी है, कैसे होनी है, सब लिखा है। जीएसटी के ऊपर भी है। कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो कुछ समय के लिए फ्री हैं, कुछ 4 यूजर तक, अप टू द 4 यूजर तक फ्री हैं, उसके बाद कंसेशनल रेट्स पे अवेलेबल हैं। और इसी तरह से जीएसटी का 9 और 9C का भी जो सॉफ्टवेयर है वो भी हम कुछ नंबर ऑफ क्लाइंट तक के लिए फ्री है। मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, डिटेल में बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पेरोल प्रोसेसिंग के लिए है, लेबर लॉ से कंप्लायंस से संबंधित सॉफ्टवेयर भी है। प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है कि हम अपने ऑफिस को वर्चुअल कैसे बनाएं और कैसे हम अपने स्टाफ को, ट्रेनीज को, किसी क्लाइंट ऑफिस में हैं तो कैसे उनसे मीटिंग कर सकते हैं, कैसे उनसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उस तरह पे उस चीज़ों के लिए भी। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड बैंक के साथ एक MOU साइन हुआ है फॉर ए स्पेशल ट्रेनिंग। Though due to this pandemic, as we all know, it is not possible to have these meetings, but it will be when the things will be normal. वो कुछ ट्रेनिंग होगी वर्ल्ड बैंक के साथ, और ये हमारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के भी रूप में काम करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं वो कि आपने कोई वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया हो, उनके साथ कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और एक बहुत अच्छी बात है कि कोविड को देखते हुए हमारे CABF ने हमारे मेंबर्स के लिए और उनके फैमिली के लिए 1.5 लाख रुपए का जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात करी है। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम हमारे मेंबर्स को बताइए। एंड वी आर ऑलवेज देयर कि हमारे मेंबर को कोई तकलीफ है, आई एम ऑलवेज देयर, अवर इंटायर टीम इज देयर। आप कभी भी बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, और व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेल भी कर सकते हैं। और किसी भी मेंबर को CABF से कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी इंश्योरेंस से संबंधित कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज हमको जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, सॉरी टू टेकिंग टाइम, बट आई थॉट कि दीज आर टू बी डिस्कस्ड इन शॉर्ट with our members. These are also very important. Now coming to the topic, the tax audit, and our learned speaker is there. So I request our vice chairman of the branch for the brief introduction of our learned speaker of today's evening. Over to Sanjeev bhai. Thank you, sir. थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। बड़ा अच्छा लग रहा है, एक बहुत ही एक्सपीरियंस हमारे फैकल्टी हैं बायोडेटा पढ़ने में। मैंने उनका बायोडेटा एक नज़र देखा था इस वेबिनार से पहले, और जब मेरा डिस्कशन चल रहा था तो हमने कहा था सर से कि हम लोग अभी नेटवर्किंग और इन सब चीज़ों के नई नई टेक्नोलॉजी आई है, अभ्यस्त हो रहे हैं। तो आज की फैकल्टी हमारे अशोक सेठ सर का जवाब था कि ये तो मैं 1989 से पहले से ही करता आ रहा हूं, अभ्यस्त हूं। यानी जिस टेक्नोलॉजी के हम आज अभ्यस्त हो रहे हैं, सर हमारे लगभग 30-32 सालों से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका जन्म 1952 में हुआ था। आप BSc FCA डीसा हैं। आपकी फर्म सेठ एंड एसोसिएट्स जो 1975 में बनी थी, उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India with a postgraduate qualification in ESA from the institute in the year 2002. Got 35th position in merit on all India basis in CA inter examination. In practice since 1975 in income tax and audit sites. He remained chairman of Lucknow branch of the Institute of Chartered Accountants of India for the year 85, 86, 94 and 95. Member of the managing committee for 18 years. Organized various seminars and regional conferences, etc.
regarding technical contribution, presented papers on subject of auditing, income tax, company law, and information technology in various workshops, seminars, and regional conferences. Member Committee of the Information Technology of the Institute of Chartered Accountants of India for the year 2007-8. Member Regional Information Technology and Web Designing Committee of the Central India Regional Council for the year 2002-3. Member Corporate Law Committee of the Institute of Chartered Accountants of India for the year 97-98. Member Committee for Review of Education and Training of the ICAI for 95-96. Gave lectures in Direct Tax Regional Training Institute, Lucknow on different topics. Gave talk on personal taxation at IIM Lucknow in MDP program. Presented paper on VAT concept and its variants at a national seminar on value added tax. He remained member Kanpur Study Group on Companies Amendment Bill. He remained company chairman UP Task Force of the Professional Development Committee of the ICI for the year 98-99. He remained member of the Professional Initiative Group for the State of Uttar Pradesh of the Institute of the Chartered Accountants of India for the year 2001-2. He remained member of the study group for preparation of guidance note on audit of consolidated फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ICAI। तो बहुत लंबा अनुभव है सर का और मैं मथुरा ब्रांच की ओर से वेलकम करता हूं और इसी के साथ आगे की कार्रवाई के लिए माइक अतुल सर को जो आज के मॉडरेटर हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू संजीव भाई। and now the time is for our learning and our as said by Sanjeev bhai, he is a very knowledgeable person and always guiding us whenever we need any support, and he is a very supportive person from our I can say not from Lucknow but from all the chartered accountants from the Uttar Pradesh at least, consulting whenever they are having some issues to discuss or to getting the guidance from our Ashok ji. So now I request Ashok sir for his presentation on the issues relating to tax audit. समय आ गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोग सभी जानते हैं कि टैक्स ऑडिट तो हम लोग सीए की प्रैक्टिस शुरुआत होती है टैक्स ऑडिट से ही, बट आई रिक्वेस्ट माय ऑल द मेंबर्स, स्पेशली द यंग मेंबर्स, द न्यू मेंबर्स, विद माय फोल्डेड हैंड, प्लीज टेक केयर and take care while we are doing the tax audit, and be very careful whether you are reasonably paid or not. It hardly matters, but we are a responsible person, and the government and our ICI and our society have a lot of expectations from us, so we have to be very careful while performing our duties. So over to Ashok Seth sir. Thank you sir. Welcome sir. Thank you all for such a wonderful presentation of mine. दो मैं उस काबिल हूँ नहीं जिस काबिल आप मुझे अरे सर अरे सर नहीं मैं कतई उस काबिल नहीं हूँ। हाँ मैं सबसे पहले तो लक्ष्मण जी की नगरी लखनऊ से आप सबको राधे राधे। बिफोर आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन, आज का टॉपिक है टैक्स ऑडिट, और टैक्स ऑडिट में मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्स ऑडिट्स आज की तारीख में इनकम टैक्स में अवेलेबल हैं जो हम लोगों को करने होते हैं। एक है 44AB। आपको मेरी स्क्रीन शेयरिंग मिल रही है ना? यस सर, यस सर। स्क्रीन आ रही है ना? यस सर, यस सर। ओके, यस आ रही है सर, आ रही। ओके, 44AB, Form 3CA, 3CB and 3CD. Then under section 12A for charitable bodies in Form 10B and 10BB. Then under section 115JB, Form 29B for book profit certification. Then under section 92D for specified international and domestic transactions for transfer pricing. Then under section 142(2)A in Form 6B for special audits, and many more audits are available in Income Tax Act. Though आज की तारीख में I will be concentrating only on
44AB audit in Form 3CA, 3CB and 3CD. Now, the first thing is the applicability of section 44AB कि किस पर applicable है और किस पर applicable नहीं है. 44AB has having 4 subsections basically. Subsection A, it says every person carrying on business, mind it is business, and profession is not covered in subsection A. So anybody carrying on business, total sales, turnover or gross receipt in business more than 1 crore, then the audit is required to be done under section 140 under section 44AB if the turnover of business is more than 1 crore. Now, there is one rider on it. 1 crore to be replaced with 5 crore. If aggregate of all amounts received, including, mind it, word is including amounts received for sale, turnover or gross receipt in cash, not more than 5% of the said amount. सबसे important चीज इसमें यह है कि 5% की कैश की लिमिट को देखने के लिए हमें सारी रिसीट्स को टोटल करना पड़ेगा, चाहे वो सेल की रिसीट्स हो, इवन पार्टनर्स ने अगर पैसा फर्म में इंट्रोड्यूस किया है वो भी कवर हो जाएगा. एंड ऑल द रिसीट्स विल हैव टू बी टोटल टू कम टू द कंक्लूजन whether the cash receipt is more than 5% or not. And second condition, both the condition have to be met together. सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, दोनों ही कंडीशन हमें मीट करनी पड़ेंगी उस 1 करोड़ को 5 करोड़ करने के लिए. सेकंड कंडीशन इज aggregate of all payments made, including for expenditure, does not exceed 5%. पेमेंट में भी एंड रिसीट दोनों में हमें यह ख्याल रखना है कि टोटल ऑल सोर्सेज की रिसीट जो है उसका कैश 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग सेल्स, इंक्लूडिंग पार्टनर्स, इंक्लूडिंग लोन्स, एवरीथिंग, ऑल द रिसीट्स. सिमिलरली इन द केस ऑफ पेमेंट, अगर ये दोनों कंडीशन मीट होती हैं तो 1 करोड़ की लिमिट जो है वो 5 करोड़ मानी जाएगी. एंड देन अप टू 5 करोड़ नो टैक्स ऑडिट विल बी रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44AB. देन अंडर सबसेक्शन बी, इट इज फॉर प्रोफेशन. पहला A was for business, B is for profession, and it says अगर ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो ऑडिट कराने की जरूरत है. अगर ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो ऑडिट कराने को बोल देना. अंडर सबसेक्शन सी, इफ कैरिंग ऑन बिजनेस, पहला A बिजनेस था, B प्रोफेशन था, C फिर बिजनेस है. इफ कैरिंग ऑन बिजनेस where deemed profit are to be assessed under section 44AE, 44BB or 44BBB, and if profit claim is lower than the deemed profit, then also the tax audit is required to be done under 44AB. 44AE is for applying hiring of leasing of goods and carriage, BB is for mineral oil exploration, and BBA is the foreign companies in construction and turnkey power projects. ये अगर लोग हैं और उनके डीम्ड प्रॉफिट उस सेक्शन में जो डिफाइंड है उससे अगर कम प्रॉफिट पे रिटर्न भरना चाहते हैं, देन दे हैव टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB. अदरवाइज दे कैन escape 44AB audit and file the deeming return under 44AE, BB or 44BBB. Then we come to subsection D, which says if carrying on profession and profit deeming under section 44ADA से कम है, प्रोफेशन में 50% की डीमिंग लिमिट है अंडर 44ADA. अगर आप 50% से कम पर रिटर्न भर रहे हैं, देन यू हैव टू गेट योर अकाउंट ऑडिटेड. अगर आप उस लिमिट से ज्यादा पे भर रहे हैं, देन यू डोंट हैव टू गेट योर अकाउंट ऑडिटेड इन द केस ऑफ ए प्रोफेशन. सो डी इज दिस. देन लास्ट इज ई. दिस इज फॉर बिजनेस. इफ प्रोविजंस ऑफ 44AD4 are applicable and his income exceeds the maximum amount not chargeable to tax, then also accounts have got to be audited. Now, what is 44AD4? 44AD4 is for deeming provision of business profit of 8% or 6% as the case may be. If you are filing the return on the basis of profits which are not less than 8% or 6% as the case may be, then
you don't have to get your accounts audited. Otherwise, you have to get your accounts audited. But there is one rider. If his income exceeds the maximum amount not chargeable to tax. Say if your income is less than 8%, but your income is below maximum amount charging, then 44AB is not applicable and the audit is not required under 44AB. So 8% से ऊपर हो, then 44AB is not required. अगर 8% से नीचे है, तो 44AB is required. But in case उसकी net income is below the maximum amount chargeable to tax, then also 44AB is not required. Then this year there has been a change in the Income Tax Act for the due date of filing the tax audit report. Now, till last year, we were knowing that the tax audit report is to be filed within the specified date, and the specified date was defined in the Act as September 30th. Now, this year they have changed it. The tax audit report is to be filed 1 month before the date of return filing under 139(1). So, if this year the return under section 139(1) is to be filed by 30th November as on date, then the tax audit report is required to be filed by 31st October. By 31st October. If the tax audit date, if the return filing date gets extended, suppose the government gives a notification and this return filing date 139(1) is extended to 31st December, then automatically the specified date will become 30th November, which is 1 month prior to the date which is specified under for section 139(1). So this is clear for this year. At present, the last date is 31st October, which may get extended depending on whether the return filing date is extended or not. Then there are few provisions also in 44AB which are also very, very important. Proviso 1, this says 44AB will not be applicable to persons who declare profit in accordance with 44AD1 and his total sales turnover or gross receipt in business does not exceed 2 crore. Initially I said that the limit is 1 crore which can be extended to 5 crore. But now there is a proviso. In case the person is going to file the return on the basis of the presumptive taxation, that is 8% or 6%, then this 1 crore limit can be extended to 2 crore. So if up to 2 crore turnover is there and you are filing the return on the basis of income of 8% or 6% under deeming provision, then you don't have to get your accounts audited. If your income return is going to be less than the deeming provision sections, then you have to get your accounts audited and submit accordingly. Then proviso 2 says 44AB is not applicable on who who derive income from the nature referred in 44B and 44BBA. 44B is the income for non-resident in shipping business and 44BBA is the non-resident income in operation of aircraft. Because for these type of businesses, specific sections are there in the Income Tax Act and hence they have not to get their accounts audited under section 44AB. Then we come to proviso 3. When a person carrying out business or profession is already mandated to get his account audited under any other law. Now the difference is 44AB proviso 3 says actually I have to get the accounts audited under section 44 and submit a report. Now report is all of 2 types which we commonly know as 3CA and 3CB. Now proviso 3 says when a person is carrying on the business or profession and he is already mandated to get his account audited under any other law, then he has to furnish a report in a prescribed form. And then he has not to submit the 3CB report for true and fairness. Now, what is the difference between 3CA and 3CB? Basically, there is one difference. 3CA want us to certify that
the information in 3CD is true and correct. While 3CB requires that the accounts show true and fair view also, and the information given in 3CD is true and correct. Both are required in the case of Form 3CB. Now, if the accounts are to be audited under any other law, like Companies Act, then we are already certifying under the Companies Act that the account represent true and fair view. So, in that case, where the accounts are required to be audited under any other law, the report in 3CB is not required, and only report required is under section in the Form 3CA, certifying the correctness of the report in 3CD. Now, one thing which have to be kept in mind, LLP, what happens in the case of LLP? LLP Act में there is a section 34(4) which says the accounts are to be audited in accordance with the rules, and the rules prescribed is Rule 24 and the LLP rules. And this rule says in case turnover is more than 40 lakh or, mind it, it's or contribution is more than 25 lakh, the LLP is required to get its account audited. So if this condition is met in the case of LLP, कि उसकी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो और उसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर हो, तो उसको फॉर्म 3CB नहीं भरना होगा. He will require to be filed only Form 3CA and 3CD, because in that case that entity is required to be audited under any other law, that is the LLP Act. In Companies Act, every company has to file go for audit, and hence in all the case of companies we have to file 3CA and 3CD and not 3CP. I think it is clear. Then we come down, because these are all interlinked sections. 44AB के साथ ही के linking है. Section 44AD and all the subsections of 44AD, AE, AF and all. Section 44AD1, Proviso 1, which is referred in Proviso 1 to 44AB. Eligible assessee who किस पर applicable है 44AD? क्योंकि 44AD की वजह से आप 44AD में आएंगे या नहीं आएंगे. अगर आप पर 44AD एप्लीकेबल हो रहा है और आप रिक्विजिट परसेंटेज पे टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको 44AD अप्लाई नहीं होगा. बट 44AD क्या आप पर एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने वाली बात है. क्योंकि in every case 44AD may not be applicable and you may have to get your account audited. 44AD says eligible assessee engaged in eligible business. Both, दोनों होनी चाहिए कंडीशन. अगर वो एलिजिबल एसएससी नहीं है तो 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर एलिजिबल बिजनेस नहीं है तब भी 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा. एलिजिबल एसएससी engaged in eligible business, a sum equal to 8% or 6% of the total turnover or gross receipt on account of such business, or a sum higher, mind it, or a sum higher than aforesaid sum claimed to have been earned by the eligible assessee shall be deemed to be profit of such business. So we have to see eligibility of 44AD for seeing the eligibility of 44AB. And for 44AD eligibility, I have to see eligible assessee and eligible business. Then in that case, if it is covered, then 44AB will be not applicable, otherwise 44AB will be applicable. Then it says, it's in mind the word 6% of the total turnover or gross receipt on account of such business, not total of all the things. अगर आपका interest income है तो वो अगर business income में नहीं fall करती है, then it is out of the purview of this 44AD. Then further it says 8% or 6% income must be income under the head's profits and gain from business head, not the interest income and FDR, rent income and all other income. These are not part of the business income, and then they will not form part of the turnover for 44AB limits are concerned, or applying the 8% or 6% is concerned. Because FDR interest is a income under the head other sources, rent income is under the head property head.
सो जब आप 6% और 8% कैलकुलेट करेंगे तो टोटल टर्नओवर पे 8 और 6% लेंगे और उसमें अपनी रेंटल इनकम ऐड करेंगे, एफडीआर इंटरेस्ट इनकम ऐड करेंगे, एंड ऑल अदर इनकम्स विल बी एडेड सेपरेटली. They will not form part of it. But one thing is to be made sure. FDR interest sometimes is in other sources, sometimes it is a business income also. It depends on the nature of the FDR. Suppose you are a contractor और आपने वो FDR बनाई है उसको देने के लिए, जो आपका कॉन्ट्रैक्टी उसको देने के लिए आपने FDR बनाई है और वो सिक्योरिटी में दे दी गई. तो उस FDR पे जो इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट आपकी बिजनेस इनकम का ही पार्ट है, इसलिए वो बिजनेस इनकम में कवर होगा और 8% लगाने में वो कवर किया जाना चाहिए. इसमें भी कई बहुत सारे डिसीजन हैं कि किस कंडीशन में इंटरेस्ट इनकम जो है वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी और किस कंडीशन में वो इनकम जो है वो अदर सोर्सेज में मानी जाएगी. बेसिकली कंसेप्ट थंब रूल ये है कि जो इन्वेस्टमेंट टाइप की FDRs है या इंटरेस्ट इनकम है वो सब अदर सोर्सेज में जाएगा, और जो डायरेक्टली बिजनेस रिलेटेड है जिनके बगैर आप बिजनेस कर नहीं सकते वो सब इनकम जो है वो बिजनेस इनकम के ही हेड में जाएगी. एंड इसके लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन भी है जो मैंने कोट किया है अलाइट कंस्ट्रक्शन का, दिल्ली का 291 ITR 16. Then 44 AD says not applicable on profession as in 44 AA1 commissioner, it is not applicable on profession. Secondly, it is not applicable on commission or brokerage and not applicable on agency business. So what I was saying, eligible business, eligible SSC and eligible business. Now eligible business में profession is not part of eligible business, commission or brokerage is not part of eligible business, and एजेंसी बिजनेस इज नॉट पार्ट ऑफ एलिजिबल बिजनेस. इनके अलावा 44 AD जो है वो एप्लीकेबल होगा. देन मल्टीपल एलिजिबल बिजनेस अगर है, आपके 3 एलिजिबल बिजनेस हैं अलग अलग, तो आपको लिमिट देखने के लिए सारे एलिजिबल बिजनेस को क्लब करना होगा एंड देन सी व्हाट इज द लिमिट ऑफ योर बिजनेस टर्नओवर टू अप्लाई 44 AD. देन अगर आपके पास एलिजिबल और नॉन एलिजिबल बिजनेस दोनों है, देन टर्नओवर ऑफ एलिजिबल बिजनेस ओनली विल बी सीन एंड नॉट अदरवाइज. सपोज आपकी एलिजिबल बिजनेस है और आपकी कुछ कमीशन इनकम भी अलग से है, तो आप एलिजिबल बिजनेस के ऊपर 8% या 6% अप्लाई करेंगे जैसा केस होगा, प्लस उस पर कमीशन इनकम की इनकम अलग से ऐड करेंगे बिकॉज वो एलिजिबल बिजनेस में नहीं आएगी. देन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन 44 AD जो प्रैक्टिकली भी बहुत यूजफुल होती है कभी कभी. सेक्शन 44 AD इज ए नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज. नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज मीन्स स्टार्टिंग विद द सेंटेंस नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू कंट्रारी इन सेक्शन 28 to 43C. मतलब ये 44 AD सेक्शन 28 to 43C को ओवरराइड करता है. अगर आप डीमिंग प्रोविजन के सेक्शंस को अप्लाई कर रहे हैं तो ये डीम किया जाएगा कि आपको सारे डिडक्शंस, डेप्रिसिएशन, एवरीथिंग which is allowable under section 28 to 43C has been allowed and given. And also, which is important, disallowance also will not be taking place, like 48(3). 48(3) falls before 43C, and so if you are making a cash payments of more than 10,000 in a day, disallowance under 48(3) cannot be made if you are giving income under presumptive taxation of 8% or 6%. Similarly, जहां आपको TDS काटना है और आपने TDS नहीं काटा है, उसका डिसअलाउंस 40 या IA में भी नहीं होगा, 48 to B भी एप्लीकेबल नहीं होगा. So all these sections of disallowances will not be covered in 8% and 6%. But one thing which is very important now, the 8% and 6% profit has to be seen in the case of partnership firms after payment of partner's salary and interest. मतलब 8% और 6% जो आप वर्कआउट करेंगे प्रॉफिट्स, उसमें से पार्टनर्स का इंटरेस्ट या पार्टनर की सैलरी डिडक्ट नहीं होगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then one thing more why I missed out, just sorry, just a minute.
Eligible SSC, I think I missed out eligible SSC. नहीं आगे है, सॉरी आगे है, eligible SSC is further. हाँ, then we come to 4484, which is giving a very much confusing situation to many members, and it is confusing also. Let us read it very slowly, which I have given verbatim in this screen. Where an eligible SSC declares profit for any previous year in accordance with provisions of this section, and he declares profit for any of the 5 assessment years relevant to the previous year succeeding such previous year, not in accordance with the provisions of section 1, he shall not be eligible to claim benefit of the provisions of this section for 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which profit has not been declared in accordance with. मैं नहीं जानता कि हमारे हिंदुस्तान में कितने होशियार लोग हैं जो इतने बढ़िया कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस लिख सकते हैं. Now, to explain this provision, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. आपने एक साल में, मानिए असेसमेंट ईयर 13-14 में आपने 44 AD ऑप्ट किया था और टैक्स आपने 8% और 6% के हिसाब से दिया. उसके बाद असेसमेंट ईयर 15-16 में आपको लगा यार मेरी सेल बढ़ गई है, 8% से तो बहुत ज्यादा टैक्स बनेगा, चलो ऑडिट करा के दे देते हैं. और आपने 15-16 में ऑडिट करा लिया, टैक्स ऑडिट करा लिया और एडी से बाहर आ गए. नाउ दिस सेक्शन सेज कि अगर आपने एक बार 44 AD का बेनिफिट लिया, उसके बाद आपने किसी भी साल में 44 AD से बाहर आके 44 AD का ऑडिट कराया, जिनका आपने बेनिफिट ड्राइव नहीं किया 44 AD का, तो जिस साल में आपने 44 AD का ऑडिट कराया है उस साल से 5 साल तक आप 44 AD का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, आपको 5 साल तक ऑडिट कराना पड़ेगा. 5 साल बाद आप फिर 44 AD का बेनिफिट ले सकते हैं. तो मेरे एग्जांपल में अगर 13-14 में उसने 44 AD का बेनिफिट लिया, 15-16 में उसने ऑडिट कराया 44 AD में, देन फॉर 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 तक उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा. 21-22 से वो फिर 44 AD में फॉल कर सकता, उसके पहले वो 44 AD में फॉल नहीं कर सकता फॉर 5 years. This is the provision of 44 AD4. Any doubt on this provision, understanding of this provision? Okay, we will take question later on in the end. Then Yes, sir. we come down to again 44 AD. Who is eligible SSC? Eligible business हमने डिस्कस कर लिया कि eligible business में 3 बिजनेस नहीं आएंगे, प्रोफेशन नहीं आएगा, कमीशन ब्रोकरेज नहीं आएगा और एजेंसी नहीं आएगी. एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल है, एचयूएफ है और पार्टनरशिप फर्म. ये तीनों एलिजिबल बिजनेस एसएससी है, बट देयर इज वन राइडर. एलएलपी जो है वो एलिजिबल एसएससी नहीं. पार्टनरशिप फर्म है बट एलएलपी नहीं है, जबकि इनकम टैक्स एक्ट में पार्टनरशिप की डेफिनेशन में एलएलपी को इंक्लूड किया गया है, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली एलएलपी को हटा दिया गया है बिकॉज अंडर एलएलपी एक्ट एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और जो आदमी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है उसको 44 AD एप्लीकेबल होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता. इसलिए 44 AD को स्पेशली उसमें से वर्ग में से हटा दिया गया है फॉर्म में हु इज नॉट एलएलपी. तो एलएलपी इज नॉट पार्ट ऑफ एलिजिबल एसएससी. एंड वो एसएससी एलिजिबल होगा जिसने की सेक्शन 10A, सेक्शन 10AA, सेक्शन 10B, सेक्शन 10BA और अंडर हेडिंग C ऑफ चैप्टर 6A कोई डिडक्शन क्लेम ना किया. अगर उसने इन सेक्शंस में से कोई भी डिडक्शन क्लेम किया है तो वो 44 AD में एलिजिबल एसएससी नहीं कहलाएगा और 44 AD एप्लीकेबल उसके ऊपर नहीं होगा. देन eligible business, any business except of goods carriage 44 AE and turnover less than 2 crore में वो कवर हो जाएगा. और अगर आप 8-6% दे रहे हैं तो 44 AD से आप बाहर हो जाएंगे. नाउ अगर हम एक सिंपल चार्ट फॉर्म में देखें कि कब हमें ऑडिट कराना है और कब हमें ऑडिट नहीं कराना है,
So this chart can help you. Up to 1 crore नेट प्रॉफिट 8% और 6% से लेस है तो ऑडिट होना है. अप टू 1 करोड़ अगर नेट प्रॉफिट 8% से और 6% से ज्यादा है तो ऑडिट की जरूरत नहीं है. टर्नओवर 1 से 2 करोड़ अगर है और यही कंडीशन है, दोनों जो ऊपर वाली है 8% से ज्यादा है या कम है, अगर 8% से कम है तो ऑडिट होना है, अगर 8% ज्यादा है तो ऑडिट नहीं होना है. 2 से 5 करोड़ की लिमिट में एनपी की परसेंटेज अप्लाई नहीं करेगी, वो कंडीशन इसमें नहीं होती है. इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, कैश रिसीट एंड पेमेंट मोर देन 5% ऑडिट होना है. कैश रिसीट एंड पेमेंट लेस देन 5% नहीं होना है. मोर देन 5 करोड़ ऑडिट होना है irrespective of any condition. This was the question of business. Now in profession, more than 50 lakh ऑडिट होना है. लेस देन 50 लाख एनपी मोर देन 50% है, ऑडिट नहीं होना है. एनपी लेस देन 50% है, ऑडिट होना है. आई मेक क्लियर, आई थिंक दिस चार्ट मेक्स द थिंग स्लाइटली क्लियर कि किस कंडीशन में ऑडिट होना है और किस कंडीशन में ऑडिट नहीं होना है. देन वी कैन डिस्कस आल्सो हियर सेल्फ और चलो लेट अस कंप्लीट इट, देन वी विल डिस्कस. What are the general issues in now coming to tax audit? पहले तो हमने डिसाइड किया कि टैक्स ऑडिट होना है या नहीं होना, कब होना है कब नहीं होना. Now we come down to the basic tax audits. Communication with the previous auditor. मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस बारे में ये है कि अभी भी बहुत से मेंबर ये समझते हैं कि टैक्स ऑडिट में प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेशन की कोई जरूरत नहीं. It is absolutely wrong. Tax audit is also an audit. It is a test function. You are certifying true and fairness, and hence the audit, the communication with the previous auditor is required. Must hai ye. Don't miss it. Management representation letter हम लोग tax audit में generally नहीं लेते हैं. ये भी बहुत गलत है, क्योंकि अगर हम टैक्स ऑडिट में ट्रू एंड फेयर सर्टिफाई कर रहे हैं तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे सारे उस पर अप्लाई होते हैं, ऑल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन उन इश्यूज पर, जिन इश्यूज पर हम कुछ अपने कमेंट नहीं कर सकते हैं, वहां पर लेना हमारी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है. लाइक जैसे एक सवाल है कि डिमांड क्रिएटेड बाय एनी अदर लॉ. हाउ डू आई नो कि डिमांड क्रिएटेड है या नहीं है कोई एनी अदर लॉ की. एक्साइज या उसका ऑडिट हुआ है नहीं हुआ, हाउ डू आई नो अनलेस आई आस्क स्पेसिफिकली फ्रॉम द क्लाइंट कि साहब ये ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है. बहुत सी चीजें और भी आती हैं इसके अंदर जहां हमें क्लाइंट्स के सर्टिफिकेशन बेसिस को बेस करना पड़ता है अपनी ओपिनियन बनाने के लिए. दो will be taken by all. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे हमारे मेंबर इस चीज को भी मिस करते हैं. फिर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों अप्लाई, तो इनकम टैक्स के लिए कर रहे हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कोई अप्लाई नहीं होंगे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सारे अप्लाई होते हैं टैक्स ऑडिट्स में, जो भी हम ट्रू एंड फेयर सर्टिफाई करते हैं. I cannot certify true and fair unless the accounts are made in accordance with the accounting standards. Now, mind it, income tax के भी ICDS है, Income Computing and Disclosure Standards. तो कुछ ICDS हमारे accounting standards से मैच नहीं करते हैं, कुछ बिल्कुल मैच करते हैं. हमें जो ट्रू एंड फेयर सर्टिफाई करना है वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पर करना है, ना कि ICDS के बेसिस पर, और ना कि इनकम टैक्स के बेसिस पर. फॉर एग्जांपल, मेरे पास ऐसा शेड्यूल चल रहा है, कार चल रही है और कार में मेरी WDV 2 लाख रुपए की है और मैंने वो कार 4 लाख की बेच दी, या मैंने वो कार से 1,80,000 की बेच दी. कई लोगों की बैलेंस शीट मैंने देखी है कि जो डेप्रिसिएशन शेड्यूल होता है एसेट्स का इन द बैलेंस शीट, उसमें वो सेल वैल्यू जो है वो लेस करके बुक्स में एंट्री ले देते हैं. क्यों?
क्योंकि यहाँ पे तो इनकम टैक्स में अलाउड एंड सेल वैल्यू ले लेंगे. बट आर यू मेकिंग द ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस आई टैक्स बन रहा है जो डेप्रिसिएशन वर्कआउट कर रहे हैं फॉर क्लेमिंग एन इनकम टैक्स रिटर्न और फॉर्म 3CD, वहां हम उसकी सेल वैल्यू में 1,80,000 ही कम करेंगे जो उसकी नेट सेल वैल्यू है. तो you have to differentiate between the accounting standards because we are certifying the accounts at true and fair and what is the requirement of the income tax act. बैलेंस शीट हमारी इनकम टैक्स एक्ट के रिक्वायरमेंट से नहीं बनेगी, बैलेंस शीट हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनेगी. इनकम का कंप्यूटेशन हमारा जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली बनेगा, ना कि बैलेंस शीट. बैलेंस शीट माइंडेड शुड बी अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. देन मटेरियलिटी. मटेरियलिटी भी टैक्स ऑडिट्स में उतनी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी एप्लीकेबल हैं और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी एप्लीकेबल. I have seen the balance sheets in which the prior year expenses were there for 500 rupees. Prior year income was there for 200 rupees. Now total income was 5 lakh rupees and prior year expenses is 100 rupees. Is it material? Is it material to show this 100 rupees as the prior year expenses? No, it is not. In my opinion, not. We have to apply the auditing standards, know when the amount is material and when the amount is not material, even for tax audits. Sorry. Even for tax audits, we have to even for tax audit, we have to see the materiality of the item before disclosing in the profit and loss account or the balance sheet. Even AS2, that is the inventory valuation, is important. AS5, we miss AS5 like anything. AS5 is for prior year expenses or prior year income. I have seen when AS5 says when it is a prior year income or prior year expenses, when there is an error or omission, not the variation in the estimation made. सपोज मैंने 2019 की बैलेंस शीट जब मैं फाइनल कर रहा था तो मैंने बिजली के बिल का प्रोविजन किया 8,000 रुपए एडहॉक बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट मंथ्स बिल्स मैंने 8,000 का प्रोविजन कर दिया. इस साल मैंने उसके अगेन पेमेंट किया 8,500 रुपए. तो क्या ये 500 रुपए प्रायर ईयर एक्सपेंसेस होंगे? नो, दे मे रिलेट टू प्रायर ईयर बट दे आर एक्रूइंग इन द करंट ईयर एंड दीज विल नॉट बी अ प्रायर ईयर एक्सपेंसेस. हाँ, अगर मैंने बिजली का बिल पिछले साल में प्रोवाइड ही ना किया होता और वो 8,500 रुपए में इस साल में बुक्स में ले रहा होता तो वो प्रायर ईयर जरूर बनता, बिकॉज दैट वुड हैव बिकम एन ओमिशन, एरर और ओमिशन. बट वेरिएशन इन द estimation of expenses or provisions is not to be debited as a prior year income or as a prior year expenses. Similarly is the case of AS22, deferred tax. It is applicable in partnership firm also. ये सोचना कि deferred tax is applicable only and only in the case of company is wrong. हाँ, जनरली पार्टनरशिप फर्म में इतना अमाउंट डिफर्ड टैक्स का नहीं होता कि वो मटेरियल कहलाए और उसको हम अलग से प्रोवाइड करें या उसका एसेट बनाएं. हाँ, मानिए सपोज आप एक अलग रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं अपने बुक्स और अकाउंट्स में और इनकम टैक्स में अलग रेट का डेप्रिसिएशन है और वेरिएशन काफी है, या 43B की वजह से वेरिएशन है या लॉसेस की वजह से वेरिएशन है, तो डिफर्ड टैक्स क्रिएट करना चाहिए. Because without creating deferred tax, we are not showing the profits which are true and fair. Mind it, our balance sheet, as certified by us as true and fair, is looked by the bankers also as it is, and they work out the limits. They work out the various financial parameters on the same balance sheet. And if the balance sheet is not having the proper deferred tax or deferred liability, then it is wrong.
Then now, what is a turnover? What is gross turnover? It will depend, and the question, next question will come automatically. Is GST a part of turnover? If commission and labor charges are part of turnover, if sales of commission agent, stockbroker, how to show as a turnover? Now the institute has given its guidance note, which is very, very clear. Whether the GST is a part of turnover or not will depend on my accounting system. My accounting system, अगर मैं एक बिल रेज करता हूँ 500 रुपए का एडहॉक पूरा कंप्लीट इंक्लूडिंग जीएसटी, और जब मैं उसकी एंट्री टैली में करता हूं तो उस 500 रुपए को डिवाइड कर देता हूं बिटवीन द सेल वैल्यू एंड द जीएसटी वैल्यू बाय डूइंग द रिवर्स कैलकुलेशन, और मैं एंट्री कर लेता हूं. बट देन इन दैट केस द जीएसटी विल फॉर्म पार्ट ऑफ ग्रॉस टर्नओवर बिकॉज दिस इज व्हाट इज वी कॉल इट inclusive method of accounting of taxes. If I am doing inclusive method of accounting for taxes, then GST is a part of turnover. If I am doing exclusive method of accounting for GST, then it is not part of turnover. Exclusive method means मैंने बिल 1000 का बनाया, 180 रुपए मैंने उसमें GST चार्ज किया अलग से, और 1180 का बिल बनाया, 1000 में सेल में ले गया, 180 रुपए मैंने GST में क्रेडिट कर दिए. Then this GST will not form part of that turnover. But otherwise, if it is an inclusive method, GST will form part of it. Commission and labor charges part of turnover, there are no doubt about it. Then sales of commission agent में commission agent को जो commission मिल रहा है, that will form part of his turnover, not the basic, very basic value of the item which he is helping in the sale of the principal dealer. Now, in the case of stockbroker, I come down to the next slide, which is rather more important. And the confusion becomes in the case of turnover in speculative business and derivatives. यहाँ पर बहुत confusion लोगों को होता है कि what is turnover. मेंबर टेलीफोन करके पूछेंगे, भैया वो तो 50 करोड़ की टर्नओवर हो गई है उसमें. 50 करोड़ की टर्नओवर हो गई कैसे? क्योंकि जितनी उन्होंने डीलिंग की सब टर्नओवर जोड़ लिया. नो, स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड डेराइवेटिव बिजनेस में इंस्टीट्यूट की क्लियर कट गाइडलाइंस है. इन गाइडेंस नोट पैरा, आई हैव कोटेड पैरा आल्सो, पैरा 5.11a of the guidance note, it says some total of differences, whether positive or negative, will become part of turnover. I will show you the detail how it is to be worked out. And also premium on sale of options unsettled transaction at the year end. These two things will become part of my turnover. How to calculate? This is the chart. Suppose in RIL share मेरे को 500 का प्रॉफिट हुआ, और फ्यूचर में टाटा में मेरे को 200 रुपए का लॉस हो गया, फ्यूचर में इन्फोसिस में 800 का प्रॉफिट हो गया, टोटल प्रॉफिट मेरे 1300 हुए और टोटल लॉस मेरा 200 हुआ. देन टर्नओवर विल बी 1500, नॉट 1100, नॉट 1300, नॉट 200, बट 1500, which is the cumulative total of all the profits and all the losses. This is the turnover in the case of a speculative business and derivatives. जो नॉर्मल शेयर स्ट्रिप सेल परचेज हो रही है उसमें तो जो टर्नओवर उसकी सेल की आ रही है, दैट इज ए पार्ट ऑफ टर्नओवर. उसमें ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव जोड़ने वाला कंसेप्ट नहीं है. उसमें जो सेल ऑफ शेयर है दैट इज योर टर्नओवर. बट स्पेकुलेटिव केसेस में या डेरिवेटिव के केसेस में यू हैव टू कैलकुलेट टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस, which in this example becomes 1500, and you have to see your limits accordingly. This we have discussed. Tax audit report 3CB requires assurance whether financial statements are true and fair, and that particulars in form 3CD are true and correct. Now this thing is to be kept in mind. 3CB we are certifying true and fair, and 3CD we are certifying true and fair. Now, you will see in form 3CB,
In Form 3CB, just a minute. Just a minute, sir. On Form 3CB in Para 2, Para 3, if we have to make certain qualification or observation which are hitting true and fairness or amplifying true and fairness, then we have to give these observations in Para 3 of the 3CB. And if we have to give observations for 3CD, then we have to give these observations in Para 5 of the report. Because Para 5 of the report is asking us to certify true and correctness of the 3CD, and Para 3 is asking us to certify true and fairness of the 3CB, of the financial results. So, anything affecting my true and fairness of the financial statement should be qualified in Para 3. Observation should be mentioned in Para 3, and for 3CD in Para 5. These are very important, and when you are uploading the Form 3CD and 3CB, there are no limitation for number of lines you can enter and go on adding your observations and observations and observations. And there are many issues in which observations are very much required. Very much required. For example, in the case of carry forward losses, suppose there is a carry forward loss in 1 year, 3 years back, and in which ITO had made an addition of rupees 2 lakh, and though the losses has reduced, and I am in appeal before the CIT. So then I will show as per my record what are the carry forward losses which are 2 lakh rupees higher than the income tax records. They are not matching because the addition has been made in the past year by the ITO, and we have gone into the appeal before CIT appeal or maybe tribunal. So in those cases, we may have to say that these losses are as per the records of the SSC, and in so and so year there is an addition which is being contested in the appeal. So these kind of observations or many other issues of observations have to be given in our report in 3CB, but we have to divide the two. For 3CD observations, Para 5, and for 3C for true and fairness observations, we have to go to Para 3 of the 3CB. So this is the one thing which I have already covered, that you can go on adding lines and lines and lines, and if time permit, I will show you one of the observation sheet which I make for various issues on the tax audit. Then I am now coming to some clauses in which I think there are confusions, or maybe clarity should come to all the members. Clause 4. Clause 4 says, whether the SSC is liable to pay indirect tax like excise duty, service tax, sales tax, custom and GST, etc. Whether the SSC is liable to pay. Then the question becomes, if liable to pay but registration not done, if registration taken but not liable to pay, मैंने registration ले रखा है but I am not liable to pay. In those cases, we have to give our observation, though the SSC has taken the registration in the so and so X, but he is not liable to pay. Or the reverse wise, he has liable to pay, but he has not taken registration in the so and so X. So both ways we may have to go for our observations. And the same thing is being said in the guidance note of the institute by the in para 17.6 of the guidance note. Now, these registration numbers have to be given for all the branches if they are separate. Suppose you are having a branch in Mathura and one branch in Bombay, then naturally GST number will be separate for both things. It will be different for Bombay, it will be different for Mathura. So all the GST numbers have to be mentioned if you are having more than one branch. Then clause 13, method of accounting employed
cash or mercantile. Here are only two options, whether it is a cash system of accounting or it is a mercantile system of accounting. So method of accounting has to be employed. Then there are 13D says details of deviation, if any, in the method of accounting employed from accounting standards prescribed under section 145 and the effect thereof on the profit and loss account. The details of deviation, if any, in the method of accounting employed from accounting standards prescribed under section 145. Now, 145 is prescribing ICDS, which are 10 in nature. And if my accounting treatment is different than the treatment required by ICDS, then I have to give a chart that how to calculate how much is the amount which is say allowable under ICDS and how much is the amount which is being claimed in the books of accounts and what is the difference. There is a chart which is also required to be made, and ICDS also requires to give you the account to mention the accounting policies also in respect of those 10 issues for which the ICDS have been issued. Though today's many ICDS have been held to be ultra vires by the various high courts. So if we are not calculating as per ICDS, then we may give a observation and note that this particular ICDS is not applicable in view of so-and-so decision, and hence the calculation has not been submitted in form 3CD. And then there is a difference between the method of accounting and accounting policy. We have to give a deviation in the case of method of accounting. And what is the deviation in the accounting policy? Accounting policy में deviation होने से accounting method में deviation नहीं है. They are two separate issues, and they have to be kept in mind. All accounting policy is not method of accounting. So keep this issue under your issue. Then 13D-E-F, whether any adjustment is required to be made to the profits or loss for complying with the provisions of section ICDS. This has been notified and we have to calculate ICDS system. I have a chart which I do give my reports. I will share it at the moment if I get time after completion of this presentation. Then disclosure as per ICDS. Then clause 14B, 145A. 145A variation is required to be given. Now, before I go further on this issue, 145A, I will to tell you, 145A was slightly more important before GST Act came into picture, when the excise duty was levied. Because excise was getting accrued at the moment the production took place. Whether you sell it or not sell it doesn't matter. Excise used to accrue the moment the production take place, and you were supposed to provide it because it accrued on the day production take place. So the excise duty, when you make provision, was to become part of the closing stock value also, because it was the expenses in relation to the production. That's why 145A was important before the coming of GST. Now GST is getting accrued when you make the supply, not when you make the production. So if the stock is lying in my godown anywhere, even then in that case, GST is not to be accrued, and so it will not affect my valuation of closing stock. And whole this system of process is profit neutral. The profit will not make any effect in case you make an effort in working out the 140A provisions. And this has been in detail explained on page 99 of the guidance note of 2014. There is a judgment also of the Supreme Court in Indo-Nippon Chemical 261 ITR 275, which says, Supreme Court, which says that adjustments under 145A are profit neutral. So there is going to be no variation on account of 145A. Sorry,
I don't know why खांसी क्यों आ रही है आज. अच्छा, clause 17. Clause 17 says, where any land or building or both is transferred during previous year for a consideration less than value adopted or assessed or assessable by any authority or a state government referred to in section 43C or 50C. This has to be mentioned. Now, if a man is a proprietorship business and he is to get his account audited and he sells his residential house, will the information come in this clause? In my opinion, no. No, if the transactions are not part of your business balance sheets and business final accounts. If that house, residential house, was not part of your fixed assets and it was simply sold off and credited to your savings account proceeds, then this clause will not be applicable. Because what we are certifying the business transactions of the entity as true and fair. We are not certifying all the personal transaction of the person that they are covered under the Income Tax Act or not, or whether he has complied with the taxation regime in those transactions which are his personal transactions. Mind he has given gift, he has taken gift, or whatever. So in this case, I personally prefer, in the case of a proprietorship balance sheet, especially proprietorship balance sheet, we should make the profit and loss account and the balance sheet heading with the name of the business, not the name of the proprietor. Because if you are saying this is the true and fair assets balance sheet of the proprietor, then it might be wrong. Because हो सकता है उस proprietor के personal FDRs हों, उस proprietor के personal shares हों, उस proprietor के personal saving bank account हों, जो उस business balance sheet में reflected नहीं है. So we should name the balance sheet and the final accounts with the name of the business. हाँ, ये देने के लिए कि वो proprietor है. In the capital account we can mention capital account proprietor so-and-so. In the capital account we can mention capital account proprietor so-and-so. But the top line of the balance sheet and the profit loss account should contain the name of the business for which this financial statement is being made, not the name of the proprietor, which I have seen in many cases that members mention the name of the proprietor. I think then they are not certifying proper true and fairness of the assets of the proprietor, because assets of the proprietor may be something else also. He may have taken a personal loan for his residential house also, but that is not reflected in the loan account in the balance sheet, because that is not a business loan. So we should name the balance sheet with the business name, not the name of the proprietor. This is same thing I have covered. One issue is there which is slightly disputed. Land and building forming part of block, where block is still positive, section 50 is not applicable. Now they want the information. So what is the auditor stand? And whatever stand you have taken, you should disclose in your para 5 of the observations of the 3CB that this is the stand you have taken in this regard. Similar is the case in depreciation. There are many issues in depreciation when we claim in the income tax. E.g. issues in additional depreciation जो लास्ट ईयर तक थे, जो कुछ इस साल सॉल्व हुए कि अगर हमने सेकंड हाफ में एसेट्स खरीदा है तो हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो अब इन्होंने इस साल में क्लैरिफाई कर दिया कि वो मिलेगा. नाउ डिसअलाउंसेस इन पास बाय एओ, हो सकता है एओ ने कुछ 2 साल पहले कार के डेप्रिसिएशन में से 20% डिसअलाउ कर दिया फॉर पर्सनल यूज. तो हमारी डब्ल्यूडीवी जो चल रही है एज पर इनकम टैक्स रिटर्न्स और जो डिपार्टमेंट की डब्ल्यूडीवी चल रही है वो डिफर हो जाएगी. अगर हम उस डिसअलाउंस को एक्सेप्ट कर चुके हैं, फर्दर अपील में नहीं है, तो वी शुड रिवाइज अवर डब्ल्यूडीवी अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंटल डब्ल्यूडीवी. और अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर इन द अपील, देन वी हैव टू गिव ए कमेंट दैट आवर डब्ल्यूडीवी इज बेस्ड ऑन सो एंड सो फिगर्स and it is not having the effect of so and so disallowances made in so and so. Then disputes regarding rates
There are many issues in which there can be a dispute regarding rates of items. Maybe, for example, mobile phone. If I purchase a mobile phone of 60,000 rupees, will I charge it as an office equipment 15%, or will I charge it as a computer 40%? This is a dispute. Whatever way you have taken your call, you may give any observations. Because in my opinion, a computer is the machine which processes the data. Now, if I am purchasing a smartphone of 60,000 rupees, having Excel, having Word, having PDF, having email and whatnot, it is processing data. And if it is processing data, it is a computer. And depreciation can be taken 40%. So, but there can be an area of dispute also. So, whatever way you follow, you give in a observation that this rate has been applied because of this reasons of yours. Similarly, the subsidy issue and unabsorbed depreciation, there may be issues because of past actions of the ITOs in the assessment orders. Then we come down to clause 20B. This says details of contributions received from employees for various funds have to be given. Contribution received from employees. In this clause, only contribution received from employees is to be mentioned, not the employer share. Employer share will go in 43B. The employee share, which we have deducted from his salary, will come in clause 20B. This is only a statement. It is not asking to disallow or not to disallow. It is asking when a installment when the amount of ESI or PF deducted was due and when it was paid. Simply a statement of fact which we have to mention कि कितना आपने एम्प्लॉय से काटा, क्या ड्यू डेट थी और कितना आपने पे किया और किस डेट को आपने पे किया. This only information has to be given. Now, clause 21 says amount debited to P&L account, penalty or fine for violation of law. Now, every penalty is not for violation of law, or every payment named as penalty is not in the nature of penalty. It may be named as penalty. Like, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं और मेरा आपसे किसी साहब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं भाई ये बिल्डिंग जो है वो 6 महीने में पूरी करके दूंगा, और नहीं दूंगा तो मैं आपको 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा दूंगा, और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये पेनल्टी 10,000 रुपए दूंगा. मैंने कंप्लीट नहीं किया, 7 महीने में कंप्लीट किया, 10,000 रुपए पेनल्टी उनको पे कर. बुक्स में उसकी एंट्री पड़ी हुई है पेनल्टी 10,000 रुपीज. नाउ इज इट ए पेनल्टी? In my opinion, no. It is a penalty for violation of contractual conditions. It is not penalty for violation of any law. It is a contractual violation. मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट था और उस कॉन्ट्रैक्चुअल वायलेशन के वजह से मैंने आपको अमाउंट पे किया. मैंने उसका नाम पेनल्टी दे दिया है, जो भी नाम दे दिया, whatever. But it is not for payment of violation of law. अगर वायलेशन ऑफ लॉ का पेमेंट है, उसका नाम कुछ भी होगा, वो पेनल्टी ही कहलाएगा. अगर मैं कार से जा रहा हूं और मैंने कार गलत जगह पार्क कर दी और 1,000 रुपए मैंने पार्किंग का ट्रैफिक वालों को पे किया चालान, इवन दैट इज फॉर वायलेशन ऑफ लॉ एंड हैज टू बी रिपोर्टेड. So you have to differentiate between the penalty or fine which is for violation of law or for which is for violation of a contractual obligations, not for law. जो contractual obligations के violation है वो इसमें रिपोर्ट नहीं होंगे, ना ही वो डिसअलाउ होंगे. सिर्फ वही डिसअलाउ होंगे जो किसी लॉ को वायलेट कर रहे हैं. एक बात और माइंड कीजिए, जो डिसीजंस भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, इंटरेस्ट, अगर गवर्नमेंट ने आपसे इंटरेस्ट लिया फॉर लेट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जीएसटी की लेट पेमेंट के लिए आपसे इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट आपने क्यों पे किया? क्योंकि आपने पेमेंट जो 20 तारीख को करना था वो 25 को किया, इसलिए आपसे उन्होंने इंटरेस्ट लिया.
तो आप कहेंगे ये वायलेशन ऑफ लॉ हो गया, आपने लॉ को फॉलो नहीं किया, 20 की जगह 25 को पे किया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दीज आर कंपनसेटरी इन नेचर, पेमेंट हमने नहीं किया इसलिए ये पैसा पे हो रहा है, दिस इज कंपनसेटरी इन नेचर, and so it is allowable expenses also. So it is not a penalty or fine for violation of law. So this thing has to be kept in mind before reporting under this clause, which amount is for penalty of violation of law or which amount is for otherwise contractual violation or of compensatory in nature. Compensatory in nature will not come in this. Then this 14A, this is a very big nuisance. There are hundreds and hundreds and hundreds of cases on 14A, when 14A is applicable, when 14A is not applicable, and all that. The basic decisions are that if there is no income under the exempted head, then the disallowance under 14A cannot take place. If I start going discussion on 14A or how to calculate the disallowance under Rule 8D, this itself may take a 2 hours workshop. But mind it, generally mostly 14A की disallowance बहुत कम निकलेगी, especially in smaller audits. वहाँ पर 99% ये इसकी disallowance नहीं निकलेगी, कुछ कंपनीज में निकलती है, बट वहाँ पर हमें फिर सारे केस लॉस को स्टडी करना पड़ेगा. एंड एज एन ऑडिटर, अगर हम उन चीजों को केस लॉस के बेसिस पर ये कहते हैं कि 14A का डिसअलाउंस नहीं होना है, देन वी हैव टू मेंशन द सेम इन आवर ऑब्जर्वेशंस इन क्लॉज 5 ऑफ द 3CB. Because of this reason, I am not taking this into the disallowance in the reporting. For one example, I can give you here, just struck me. There was a case in last year with me in one of my tax audit. That fellow purchased agricultural land, and in agricultural land, the purchase price was less than the value of as per the stamp duty valuation. Then I studied and I got few cases in which it was held that agricultural land is not defined in the capital asset, and so this section will not be applicable. There was one decision. So, but what I did, I mentioned the decision in the observation that because of this decision, this information has not been provided. So, if wherever you think that there are two options available and both can be correct, then please give your observations in the observation sheet, that what method you have followed and why you have followed the same. Then, clause 22. Interest to MSME. Interest inadmissible under section 23 of the MSME Development Act 2006. Now, MSME Act says that the payment to MSME should be made within a certain specified time period. And if you do not make a payment within that time period, then you are supposed to pay interest at so and so rate to the MSME. And it also says such interest paid will not be allowed in the Income Tax Act. It will not be allowed in the Income Tax. And this clause, this section is in MSME Act, not in the Income Tax Act. But MSME Act says that it will not be allowed, so it will not be allowed if you pay any interest to MSME for late payment of your bills, not for any other reasons, for late payment of your bills. Then Section 16 of MSME Act, the date was again provide additional information. In this also, we will have to give additional information, because till last year at least, mostly I would say most of them, the clients were not having any information whether the supplier was MSME registered or not. So the note was being given generally by all, that in absence of details of availability of supplier, whether he is MSME or not, this information cannot be given. Now, as far as interest is concerned, if you have paid any interest to MSME, then you have to report in this clause. But if you have not paid any interest to MSME, pay ही नहीं किया है आपने, तो इस clause में वो nil आ जाएगा. But then there is another problem about it.
वो प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है, अगर इंटरेस्ट पेएबल है, आपको मालूम है कि इंटरेस्ट पेएबल है और आपने इंटरेस्ट का प्रोविजन बुक्स में नहीं किया है, तो ठीक है, इस सेक्शन में वो नील आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट क्या हम वो ट्रू एंड फेयर जो सर्टिफाई कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं विदाउट द प्रोविजन ऑफ this interest which is required to be made in the books of accounts, because I am supposed to pay this interest to the MSME for making the payment late. So this is a very important issue. You may get clean from income tax point of view. In this sub clause you can write nil because you have not paid any interest. Okay, nil. But not paying interest and interest being due and not making an accrual in the books of account is to be seen whether it will hit your true and fairness certification or not. I think it will hit if the amount is material. If the amount is not material enough, maybe one or two suppliers who are MSME, then it may not have any. But otherwise it will have any. Then clause 25. Amount of profit chargeable to tax. Under section 41 and computation thereof, chargeable to tax. Now they are asking us to become assessing officer also. There are numbers of cases which says that a liability, unless has been claimed as expenditure and written back, cannot be. Suppose मैंने कोई liability को खर्चे में claim ही नहीं किया है, मानिए किसी का unsecured loan लिया हुआ है और मैं वो write back कर रहा हूँ, that amount has never been claimed in expenses, then that write back should not be an income. Only if a liability which had been claimed as expenditure earlier and written back is to be reported and written back minded. बहुत बार ये मिलता है साहब ये 3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है तो क्यों ना जोड़ दें? No. Under section 41 it can be added only if it is written back in the books of account. If not written back in the books of account, it cannot be added. So we have to write in clause nil if the amount has not been written back in the books of accounts. Or if it has been written back in the books of account, then we have to give how much is the amount which is chargeable to tax. And mind that this has to be reported even if you have taken the written back in the profit loss account as an income. आपने ले लिया income में, add भी कर लिया, tax भी pay कर रहे हैं, but then in this clause the amount should be reported. Then, say clause 29, it is applicable to companies only, not to anybody else. Whether during the previous year the SSC received any consideration for issue of shares which exceeds the fair market value of share as referred to in section 56(2)(7)(b). If yes, furnish the details of the same. Here the evaluation has to be done according to rule 11U and 11UA are applicable, and the evaluation has to be done accordingly. And then if the amount has been taken beyond these values, then it has to be reported. These are basically where the shares are issued on the premium basis. अगर आपने premium पर share issue किए हैं और उनकी fair market value under rule 11UA is lesser, then this reporting will go. Similar is the case whether any amount is to be included as income chargeable under the head income from other sources as referred to in clause 9 of subsection 2 of section 56. Now, if I am making the final accounts of the business assets, business venture, then the personal transactions have not to be reported. This is my view on this. And so, if these transactions are something to be hit by the business transaction, then it has to be reported, otherwise not. Money received as advance for transfer of capital asset, if any money is forfeited. This is also, suppose you have taken advance for sale of a land and ultimately you don't sell it off because the other conditions have not been fulfilled by the buyer and you forfeit the advance. Then this advance forfeiture becomes income by a specific section, and so it has to be reported. Mind it, section 41 यहाँ applicable नहीं हो रहा,
क्योंकि 41 में it has to be claimed as an expenditure in earlier year, then only 41 is applicable. यहाँ पर हमने पैसा लिया और forfeit कर लिया because उसने वो conditions पूरी नहीं की. That's why it will be assessed here and will have to be reported here if the money has been forfeited. Similarly is the case whether an amount is to be included as income chargeable under the head income from other sources as referred to in clause 10 of section 2 of section 56. Then this is the adjustment to transfer price as referred to in subsection 1. These are the topics for one separate webinar itself, when and how the domestic transfer pricing has to be applied. Though now domestic transfer pricing has lost its sheen because the condition for applying domestic transfer pricing has been very lenient made. It is applicable only if the one of the units is situated in a tax-free area like a SEZ and all. Otherwise, transfer pricing domestic is no more applicable. International transfer pricing is applicable. Then 27B, prior period expenditure, AS5, this I discussed it. AS5 has to be applied before we see that which expenses is prior period expenses or not. We have to see when the expenses got accrued, not the period to which it belongs to. Simply period अगर पहले का है तो वो prior year नहीं हो जाएगा जब तक कि वो उसके accrual last year में ना हुआ हो और हमने उसको provide ना किया. अगर accrual ही इस साल में हो रहा है तो expenses किसी भी साल का हो, it will be expenses of the year. Yeah, accrual कब होगा? This itself is a very long topic. अगर कोई केस चल रहा है तो केस का सेटल हुआ है, हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो डिस्प्यूट कब सेटल हुआ है, तो जिस साल में डिस्प्यूट सेटल हुआ है वो साल में वो एक्सपेंसेस एक्रू हुए, and so it will be accounted for in that very year and it will not form part of the prior year, even if that dispute, that amount may relate to 10 years back, doesn't matter. Then brought forward losses, we discussed that appropriate disclosure is required because of the variation of the losses by the ITO in the old assessments. Then one thing is important to be seen. Clause 32B, losses carry over. Section 79, change of shareholding. This generally we miss out. ये ख्याल नहीं रहता है क्योंकि अगर 51% से ज़्यादा शेयर चेंज हुए हैं उस साल से जिस साल में वो लॉस था और इस साल में जब आप कैरी ओवर कर रहे हैं तो वो लॉस उतने परसेंट जो है वो लैप्स कर जाएगा जितने परसेंट के शेयर चेंज हुए. ये सेक्शन 79 जो है वो जरूर देखने वाला है क्योंकि हम लोग जनरली मिस कर जाते हैं इस सेक्शन को. Then whether the SSC has received any amount in nature of dividend as referred to in sub clause E of section में deemed dividend के section है. Deemed dividend अगर है या नहीं है इसमें बहुत disputes है deemed dividend के ऊपर, and so we are safer if we give our proper observation कि when we have considered it to be deemed dividend and when we have not considered to be deemed dividend with the reasons कि why we have not considered to be deemed dividend. Furnish the details of demand raised or refund issued during the previous year under any tax laws other than income tax. For this, we have to take the representation from the department, from the management, and also do the scrutiny of the books of account properly to see if any payment has been made to any government department. Then our duty is to ask why this payment has been made, and then we may come to know that this payment has been made against certain demand, which has been raised in the past or in this year. So that detail has to be given, but for this we have to fall back on the management presentation letter. Then one thing is more again, in tax audit reports also, in normal partnership firms where we are doing tax audits, according to accounting standards and auditing standards, the previous year figures are required to be. I have seen many balance sheets of the many members in which previous year figures have not been given. I think this is wrong. Previous year figures should be given in the final accounts
which we are certifying. And it is better to give the previous year figure, because when we give the previous figure, we ourselves get a lot of information when we compare the two sides of the profit and loss account or even the balance sheet, and see the changes, the variations, and then try to take the explanations of the variations if they are material from the management. We might get lots of issues out of those comparisons between the 2 years of figures. So it is otherwise also required, and required by to make the true and fair also, that the previous year figure are given. But one paragraph is there which I have given in the the second paragraph of this slide. If I was not the previous auditor and there was somebody else who was doing the previous audit, then we are supposed to give this note in the notes and account that the financial statements of the company as at end of the year then ended were audited by another firm of chartered accountant who, while their report details also, expressed an unmodified opinion on those financial statements. If these were unmodified, if these were modified opinion, then we can write modified opinion. Because we have to say, हम previous year figures अपनी balance sheet में दे रहे हैं, जो हम sign कर रहे हैं. So this means indirectly I am certifying the previous year figures also, which is not the fact. I am not certifying the previous year figure. I am basing the previous year figure on the basis of audit done in the past years by the past auditor. And so this note is required, and this is the note which has been recommended by the institute also to be given when the auditor is changing, and the new auditor should give this note. So this, members, was my presentation on tax audit. I think I am on time, and there are a few things more which can share. Let us first hear the question answer, then I will come over with that. Yes, sir. Please. Thank you, sir, for your nice and valuable presentation and sharing your knowledge and your experience with all our members. एंड सब मैं आपको बता दूं कि मथुरा के अलावा भी हमारे बहुत सी जगहों से मेंबर्स ने ज्वाइन किया है. मैं अभी देख रहा था चैट बॉक्स में. तो सर मेरे पास कुछ क्वेरीज हैं जो मैं वन बाय वन ले रहा हूं सर. Yes, yes, sure. There is a query from Nirmal Kumar Kedia ji. My client have a turnover of rupees 4 crores, which is 100% digital. Is tax audit mandatory? No. Say it never. He has to see one thing. He is saying his turnover is 100% digital. Okay, fine. Ji, but sir. there might be other expenses also. Ji. See, both the conditions have to be met. The condition for the receipts and condition for the payments. If he is meeting both the condition, then definitely audit is not required. But simply because his sales are totally 100% digital, this means for sure he is having the 100% receipt on the from the site as the non-cash receipt. Okay, fine. But then whether payments also are non-cash and the cash payments are not more than 5% of the total payments made. If Yes, that sir. is the case, then audit is not required. He is saying इससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड. he is saying 100% digital है, expenses भी. So, but not required. No audit is required. Definitely no. No. Surely. I think Nirmal ji, you have been replied by our learned speaker. Next query is from the same member, Nirmal ji. For how the calculation of F&O, future and option derivatives, will be arrived, sir. नहीं, ये तो मैंने बताया था, एक स्लाइड पे दिखाया भी था आपको. मैं जी अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा आपके ब्रांच में. ठीक है सर. उसमें आपको लॉसेस एंड प्रॉफिट पूरा मैंने चार्ट बना के दिखाया था RIL और उनके इन्फोसिस के एग्जांपल लेकर कि अगर एक में लॉस है 1300 का, एक में प्रॉफिट है 200 रुपए का, 1500 हुए, एक में लॉस है 200 रुपए का, तो टर्नओवर विल बी 1700. फॉर टर्नओवर इट इज 1700 रुपए. You have to total the totality of the losses and profits and then club them together to come to the figure for the turnover. Thank you, sir. Thank you. Next. मैं वो शेयर कर दूंगा. मैं अतुल जी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप भेज दीजिए. ठीक है सर. हाँ मैं कर दूंगा सर, मैं कर दूंगा. Next is from Abhineet Garg. Can a tax audit report be revised
And if revised, what is the last date of revision, if any? See, any audit report revision is full risky. Yes. There is a specific guideline of the institute to how the audit report can be revised. Yes. And in what condition can be revised and what precautions should be taken for revising an audit report. And as far as last date is concerned, last date is the filing date when it has to be filed in the income tax. But revision of audit of any audit report is a very, very cautious thing to be done. And institute's guidelines should be read before revising the balance sheet, in which condition you can revise it and what are the precautions which you should take while revising the audit. Thank you, sir. And the next question is from Nupur Agrawal. In case of a profession, if anyone does not choose 44 ADA and declare profit less than 50% and has turnover less than rupees 50 lakhs, then what will be the position of audit? नहीं तो less than 50 lakh और उसकी percentage वो दिखा रही है 50% से less, then audit is required. Audit is required. Then if ठीक है Nupur जी, I think your answer is there. अगर 50% से कम प्रॉफिट है तो ऑडिट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो 50% पे डिक्लेयर कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिल्कुल सर. There is no reason for not doing it. Next question is in case of a day trader, it is the case, but when there are some short term or long term, but I have done it for the purpose of speculation, then what should be the case? I think kuch query. See, if you are doing delivery of shares and purchase of share by delivery, then the delivery amount will become the turnover, no doubt. But if you are doing speculative and derivative business, speculation is within a short period you cut it out. And then the broker debits you the margin in the losses. In that case, the losses and profits have to be added together to come to the figure of turnover. That chart has been given by me in the presentation. Ji sir, bilkul, bilkul. Another question is from Sanjay Gupta ji. It is regarding the UDN and the signing of the audit report. He has written that tell me whether both UDIN and a CA signature with common seal are required in tax audits. और भी है sir, आगे मैं पढ़ रहा हूँ. In case a member mentioned only UDIN in tax audit report and he failed to mention his handwritten signature with common seal, can his tax audit report be treated as invalid? Has income tax department any power to disallow such tax audit report? You see, as far as income tax is concerned, the tax audit report is to be uploaded by digital signature. So what is the purpose of signing physically? Doesn't matter. If you are signing digitally, it is as good as signature. It is as good as signature. UDIN has to be generated for the tax audit report as per the institute's guideline on this. Okay. But as far as physical signature is concerned, it doesn't matter. Income tax wants your digital signature for uploading the report. Yes. And once you have signed digitally, it's okay. Exactly. Another question is. Income tax में scan होते तो थोड़ी सा फाइल होती है. Income tax में तो digital sign होती है. Scanning नहीं होती report की. जी. Another question is from Akhil Garg ji. Late fees paid in GST. To be reported. Late fee, yes. Late fee is a penalty. Okay, sir. Late fee is a penalty. Interest is not a penalty. Interest is not a penalty. Late fee is a penalty. Chairman sir. Yes, sir. हेलो सर, आवाज आ रही है? कुलदीप जी का कोई क्वेश्चन था, लेकिन जो मुझे क्वेश्चन है तो अगर वो हो तो उनको जरा ले लीजिए लाइन. हेलो.
हाँ सर, कुलदीप सर का क्वेश्चन है सर। हाँ, कुलदीप जी का क्वेश्चन ले लीजिए जरा। ये मेरे को दिख नहीं रहा, अभी मेरे को दिख रहा था लेकिन अब पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है, तो आप जरा ले लीजिए कुलदीप जी का क्वेश्चन। उनको अनम्यूट कर सर दीजिए। उनका आ क्वेश्चन गया, ये आ है गया। कि जीएसटी Yes. ऑडिट के लिए I got. If an SSE is under GST audit, in the case the form of tax audit is form 3CA or 3CB, or the GST audit is only a compilation. GST में you don't certify true and fair. GST audit you don't certify true and fair. So It is a GST type audit of certification, है ना? it is certification is not true and fair. Yeah, जी. Not true and fair. So for GST audit you have to issue 3CB, not 3CA. 3CA will be generally issued in the case of a company or in the case of LLP where turnover is more than 40 lakh rupees or contribution more than 25 lakh. जी, बिल्कुल. Now I am coming to the chat. Few questions are in the chat box as well. So I am going to the chat box now. सर, अमर सेठ जी की एक क्वेरी है, हमारे सीनियर मेंबर हैं सर अमर सेठ जी। Whether point number 44 of form 3CD regarding GST is applicable for this year, that is the financial year 1920. ये देखना पड़ेगा सर। कौन? सर point number 44 of 3CD. Point number 44. नहीं, ये तो नहीं था, ये तो पोस्टपोन हो गया था, इस साल में एप्लीकेबल नहीं है अभी। It's not applicable. Okay. 44 is not applicable. Okay, sir. Another question is from Monica Sharma ji. This got deferred. This was deferred last year, but it is still deferred. Okay, sir. Is it mandatory to file clause 27 small a with respect to GST input, or we can leave it blank? सर ये देखना पड़ेगा क्लास 27 मैं देख रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। जी सर। हाँ सर। Amount of central value added tax credited, availed or utilized during the previous year and its treatment in the profit and loss account and treatment of turning central value added tax. नहीं, इसमें नहीं आएगा, नहीं है। GST ITC is not central value added tax. It is different. हाँ, सेम क्वेश्चन वाज फ्रॉम ललित गुप्ता जी, तो मुझे लगता है कि उनको भी आंसर मिल गया होगा। सेम क्वेश्चन वाज फ्रॉम द Central value added tax is not GST, not central value added tax. Okay. Now I have to go a few queries on mail also. So now I am moving to my mail ID. Shubham Gupta and Sanjay. No sir, that has been taken. So now I don't have any query with me. If the chairman or the any person wants to raise, then there are one or two things which I would like to share that मैंने उस टाइम नहीं किया था। हाँ कर लीजिए सर। 44 AD में एक इशू बहुत इम्पोर्टेंट है कि whether you should declare your exact more income or should declare 8%, even if you know that your income is more. जी सर। In my personal opinion, you should declare the income which is there with you, depending on your accretion of the wealth during the year, then simply going 8%. A minor variation here and there, 1000, 2000, 5000 won't make a difference. But ऐसा ना हो कि आपने income तो declare की 2 लाख रुपए की 8% से, और आपके assets बैंक बैलेंस बढ़ गए 5 लाख रुपए से। जी। Net, मतलब net after creditors and all that, वो बढ़ गए 5 लाख से। ये चीज सिचुएशन अगर होगी, then there can be an applicability of section 69 and the difference of the addition can be made, because the word used is or higher. The word used in 44 AD is 8%, 6% or higher. So in my opinion, the income should be declared which is the right income. Minor variations will not be applicable because you don't maintain books of accounts, but you are mentioning your assets in the balance sheet कि इतने debtors हैं उतने ये,
So your net wealth should not increase more than the income which you are going to declare. This was one thing which I missed out, and one thing more which at that time I did not cover: the business and profession. A lot of disputes are there in the case which is business and which is profession. See, business will, in my opinion, depend on the way the things are being carried on. For example, if a doctor is there और उसने अपने घर में एक कमरा, 2 कमरे बना रखे हैं और वहां पर वो देखता है लोगों को, इट इज ए प्रोफेशन, नो डाउट. उसी डॉक्टर ने एक 50 कमरे का एक पूरा फुल फ्लेज नर्सिंग होम बना रखा है एंड इट इज बीइंग मैनेज्ड इन ए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर, देन इट विल बी ए बिजनेस. Then it will not fall under the head profession. हाँ, अब अगर वो डॉक्टर से सीटी स्कैन एक्सपर्ट है, उसने एक सीटी मशीन लगा रखी है, खुद ही सीटी लेता है और रिपोर्ट देता है, इट इज ए प्रोफेशन. It is a profession. But if it is a full-fledged diagnostic center in which he is one of them who is looking after the professional side, then it might be a business, not profession. So these 2 or 3 things which I think are quite sometimes disturbing, whether it will be fall in business or whether it will fall in the profession. I think business will depend in what manner it has been done. In one of the case, I can read it. Yes. It was 225 ITR 936. Diagnostic center पर है. They have used the word is professional carrying on business. He says he is a professional, but he is a professional carrying on business. So if you are doing the venture in a manner to carry on business, then it is business, not profession. So you have to demarcate between the profession and business in a very thin line. So these 2 things which I thought I should share. Okay, sir. Thank you so much. Sir, I just received another query from Akhil Garg. Do we have to make any observation with respect to GST input credit not matching with books and credit ledger on GST portal? Yes. It depends ki how much is the difference, whether I can track the difference or not, and if I can track. See, lot of time what happens ki the supplier has issued the bill on 30th March. And ITC is being shown in the month of March. That material has come to me on 5th of April. I have taken that material on 5th of April, so I have provided the voucher in my books of account on 5th April, not on 31st March. So there are going to be difference. So if there is an explained difference, nothing is to be done. If there is an unexplained difference and it is so material, it might affect my true and fairness, then it naturally should be mentioned there. Then there should be a comment on that. But it depends how the reconciliation is there. Yes, reconciliation is. There are different situations can be there for variation. I might have returned the material which he has not received, or he has not accepted the material to be received. कि ये return हम accept करेंगे, and that's why there may be difference. I have reversed the ITC and he has not. So if there is a explanation for the variation, then there is no issue. But if there is not, then we have to see whether we should report it only or whether we should provide it in the books of account from the point of view of true and fairness also. So now I think all the questions have been answered by our learned speaker, and we are reaching now to the end of the session. Before end of the session, I invite Anurag Khandelwal, the secretary of the branch, for formal vote of thanks. Sir, I just received another query Please. from Pavan Mittalji. Is tax auditor required to check sale purchase from GST portal? No. See, GST return has been filed by the person himself only. Yes. But again, something should not be very glaring. ये नहीं होना चाहिए कि जीएसटी पोर्टल पे आपने सेल 50 लाख दिखाई है और आपके बुक्स में सेल्स 30 लाख रुपए आ रही है. ये नहीं होना चाहिए. If that is so, then you have to see what is the reason why the sale in books is less than what you have returned.
अनलेस देयर इज रीजन दैट साहब ये जीएसटी रिटर्न गलत फाइल हो गया था, ये सेल बिल 2 लाख का था, गलती से 20 लाख फील हो गया, देन ओके नो प्रॉब्लम। बट इफ इट इज नॉट सो और आपकी सेल बुक्स में कम आ रही है, जीएसटी रिटर्न में ज्यादा आ रही है, देन नेचुरली यू हैव टू सी कि ये क्यों हो रहा है। एंड इफ इट इज मटेरियल देन यू हैव टू मेक क्वालिफाई इवन द ट्रू एंड फेयरनेस आल्सो, नॉट ओनली द टेक्निकल रिपोर्ट। Very true, very true. Thank you, sir. And now Anurag Khandelwal ji, are you there? सर काफी मैं अशोक सर ने काफी, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है सर नो डाउट आपने काफी इस बात को 100% समझ पाता हूँ कि जो टैक्स ऑडिट का कंसेप्ट आपने एक अच्छे और एक काफी सिंप्लीफाई तरीके से प्रेजेंट किया है, और मेंबरों का भी रेस्पॉन्स मेरे फोन पर भी कुछ लोगों का आना चालू हो गया कि अशोक सर से जो हम दोबारा भी टाइम लेकर और एक वेबिनार इनकी दोबारा भी मथुरा ब्रांच के लिए कराना चाहेंगे। साथ में अतुल जी का भी काफी सपोर्ट रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज हमारे बीच कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं और उन्हीं के कोऑर्डिनेशन से आपकी भी उपस्थिति हो पाई है। तो आज की इस वेबिनार के लिए मैं मथुरा ब्रांच कमेटी की तरफ से, साथ ही मथुरा ब्रांच के सभी मेंबरों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। साथ ही निवेदन करता हूं कि हम नेक्स्ट वेबिनार आपके साथ में करना चाहेंगे, नेक्स्ट मीट करना चाहेंगे। और अगेन एंड अगेन बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और इसके साथ ही यह वेबिनार यहाँ समाप्त होती है। अगेन चेयरमैन साहब मैं बता दूं कि सेठ साहब वोट ऑफ थैंक्स रह गया मेरे भाई। हैं? अरे वही दे रहा था सेठ साहब मैं समझा अनुराग खंडेलवाल जी शायद थे नहीं, तो हमारे चेयरमैन साहब ने नहीं वो एक्चुअली कुछ काम आने की वजह से। तो मैं कह रहा था सेठ जी जो है सिर्फ टैक्स ऑडिट, लेकिन काफी अच्छा प्रेजेंटेशन रहा और अशोक सर को दोबारा भी परेशान। हाँ बहुत डायरेक्ट टैक्स पे, और बाकी आपको तो डिजिटलाइजेशन का, सिस्टम्स का, सॉफ्टवेयर का, ऑफिस मेंटेनेंस का और प्रोफेशनल बहुत सारी चीजों का ज्ञान है। तो हम लोग उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम ही इज अ वेरी बिजी चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट आजकल थोड़ा हम लोगों के ऊपर उसकी वजह से, पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा टाइम से अतुल जी बिजी वो होता है जो बिल्कुल खाली होता है। अरे नहीं, जो आदमी बिल्कुल खाली बैठा हो आप उसके पास जाके पूछे तो कहेगा मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ, ये मैं बिजी नहीं हूँ। अरे सर से मुझे आज ही पता चला, ये तो 89 से टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। हम लोग तो आज चलो कोरोना की वजह से टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज कर पा रहे हैं सर, ठीक है ना। तो सर अंत में मैं अपने सब मेंबरों से एक बात जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए बहुत टफ टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं, चाहे लखनऊ हो, मथुरा हो, कानपुर हो। अभी एक खराब खबर बनारस से मिली है, एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो हमारे को करबद्ध निवेदन मैं कर रहा हूँ सभी लोगों से कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो हमें करना है, लेकिन बहुत सावधानियों के साथ करना है और थोड़ा सा डिजिटल मोड पे जाने के लिए जरूर हमें प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल इंटरेक्शन थोड़ा सा कम रहे। तो ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि काम तो करना ही करना है और उसके साथ साथ लेकिन अपने को और अपने स्टाफ को, अपने ट्रेनीज को, सबकी सुरक्षा और सबकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो प्लीज टेक केयर एंड स्माइल करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कम तनाव में रहिए और साथ में अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। थैंक यू सो मच मथुरा ब्रांच एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स, स्पेशली अशोक सेठ साहब फॉर हिज नाइस डिलिब्रेशन। थैंक यू सर, धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you.